सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ परक्विजिट्स। हम सैलरी चैप्टर देख रहे हैं और जिसमें हम परक्विजिट के सेशंस जो है वो देख रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में गिफ्ट वाउचर और टोकन गिवन बाय एम्प्लॉयर वाली परक्विजिट देख ली थी। सो आज की क्लास में हम नेक्स्ट परक्विजिट क्रेडिट कार्ड वाली फैसिलिटी या फिर उसे परक्विजिट बोलिए, वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्रेडिट कार्ड मतलब क्या होता है, तो आपको मतलब आजकल सभी लोगों को ये आइडिया तो होगा कि एक डेबिट कार्ड होता है और दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड, है ना। क्रेडिट कार्ड में आपको एक क्रेडिट दिया जाता है जिसमें आप पर्टिकुलर अमाउंट तक एक एक्सपेंसेस कर सकते हो और फिर बाद में आपको वो बैंक को रीपे करना पड़ता है, राइट। तो इस तरह की फैसिलिटी को क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे अब इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पे हो रहा है एज यूजुअल हमारी केस में होता क्या है, परक्विजिट की केस में कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। कोई भी परक्विजिट में यही हो रहा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ दे रहा है, हमें क्या करना है, उसकी टैक्सेबिलिटी निकालना है। हम टैक्सेबिलिटी कब निकालते हैं, अगर उसका कुछ पर्सनल बेनिफिट अगर एम्प्लॉय को हो रहा है उस फैसिलिटी से रिलेटेड, जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया। फिर बाद में हमने कई सारी यहाँ पे फैसिलिटीज देखी, जिस भी फैसिलिटीज में एम्प्लॉय को अगर कुछ पर्सनल बेनिफिट हो रहा है तो हम उसको टैक्सेबल करने वाले हैं, उसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल और सेम पैटर्न यहाँ पे यूज होने वाला है कि क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। कौन किसको क्रेडिट कार्ड दे रहा है, एम्प्लॉयर क्रेडिट कार्ड दे रहा है। किसको दे रहा है, एज यूजुअल एम्प्लॉय को दे रहा है कि भाई ये कार्ड ले ले और कार्ड लेके तू जो चाहे वो एक्सपेंसेस कर दे, उसमें से जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल होगा वो कंपनी भर देगी, है ना, कंपनी भरने वाली है उसके एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे दो तरह की सिचुएशंस है ना। एक पहली वाली सिचुएशन है और एक दूसरी वाली सिचुएशन है। एज यूजुअल हर परक्विजिट में ऐसा ही होता है ना। परक्विजिट को अगर ध्यान से देखोगे तो हम कौन सी अमाउंट टैक्सेबल करते हैं हमेशा परक्विजिट में, जिसका कुछ पर्सनल बेनिफिट एम्प्लॉय को हो रहा है वही परक्विजिट हम यहाँ पे टैक्सेबल कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली केस में क्या है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को। ये देखिए क्रेडिट कार्ड, इस तरह से क्रेडिट कार्ड होता है। तो यहाँ पे लगभग तीन सिचुएशंस हमें देखने को मिल रही है। कौन सी तीन सिचुएशंस देखने को मिलेंगी यहाँ पे हम देखते हैं। अब क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी कौन किसको दे रहा है, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी कार्ड कौन दे रहा है किसको, एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। मान लेते हैं एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे राज है ना, और एम्प्लॉयर का नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने मिस्टर राज को क्या दिया, ये क्रेडिट कार्ड दिया और बोला कि जा राज जी ले अपनी जिंदगी, जितना क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंसेस करना है उतना कर ले। अब हो सकता है कि ये क्रेडिट कार्ड जो दिया है मिस्टर राज को वो सिर्फ ऑफिस पर्पज के लिए दिया है, ऑफिस पर्पज। ऑफिस पर्पज का मतलब क्या हो रहा है कि राज इसमें से जो भी खर्चा करेगा, जो भी एक्सपेंसेस करेगा, है ना। अब क्रेडिट कार्ड किस लिए दिया जाता है कि भाई ड्यूटी ही कुछ इस तरह से है कि उसे खर्चा करना पड़ता है, बड़े बड़े लोगों से मिलना पड़ता है, कहीं दूर जाना पड़ता है ना, ट्रैवलिंग करना पड़ता है, होटल में रुकना पड़ता है, कुछ खरीदना पड़ता है ना। ऐसा हो सकता है कि इन सभी कामों के लिए उसे पैसा लगता हो और हर बार वो राज एम्प्लॉयर से थोड़ी ना मांगेगा, जी आज मुझे इधर जाना है थोड़ा 1000 रुपए दीजिए, जी आज मुझे बेंगलोर जाना है 2000 रुपए दीजिए। ऐसा नहीं है,
बड़ी बड़ी कंपनीज में कंपनी क्या करती है कि भाई राज तो एक काम कर ले, ये क्रेडिट कार्ड यूज कर ले, जितना भी खर्चा हो रहा है वो उसमें से कर ले। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये क्रेडिट कार्ड अगर सिर्फ ऑफिस पर्पज के लिए दे रहा है तो मुझे अपने कॉमन सेंस के हिसाब से बोलिए कि क्या राज का इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट होगा? इसमें से जो भी खर्चा राज करेगा वो सिर्फ ऑफिस के कामों के लिए करने वाला है, तो यहाँ पे इसमें राज का कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। जो भी कर रहा है वो कंपनी के लिए कर रहा है, तो इसमें कोई इसका पर्सनल बेनिफिट नहीं है। सो दैट्स वाई अगर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी राज को सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पर्पज के लिए मिल रही है तो यहाँ पे वो अमाउंट यहाँ पे टैक्सेबल होने वाली नहीं है। जितनी भी अमाउंट राज खर्च करेगा वो कंपनी का एक्सपेंसेस बोल के एज अ वो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डाल सकती है ना। तो ये वाला कंपनी का एक्सपेंडिचर है, ना कि राज का कोई भी इनकम है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये नॉट टैक्सेबल या फिर नॉट ए परक्विजिट, नॉट ए परक्विजिट, राइट। अब दूसरी सिचुएशन क्या आ रही है, एज यूजुअल दूसरी सिचुएशन में हो क्या रहा है, दूसरी सिचुएशन में कंपनी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दे रही है ना, फैसिलिटी प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे ये तो नहीं बोला है कि पर्सनल पर्पज के लिए दिया जा रहा है या फिर ऑफिस पर्पज के लिए दिया जा रहा है, तो हमने ऐसा ही बोल दिया, हम इसे ऐसे ही कंसिडर कर लेंगे कि बोथ पर्पज के लिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिया है, मतलब वो उसमें से दोनों ही खर्चे कर सकता है, मतलब पर्सनल खर्चे भी कर सकता है और ऑफिस पर्पज के लिए भी खर्चे कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसी इनकम टैक्स ने कोई कैटेगरी नहीं बनाई है कि अगर बोथ पर्पज के लिए किया तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऑफिस पर्पज छोड़ के अगर किसी और पर्पज के लिए क्रेडिट कार्ड दिया गया तो मैं यहाँ पे एनी अदर बोल लेता हूँ यहाँ पे, तो एनी अदर बहुत सही रहेगा यहाँ पे बोलना, है ना। एनी अदर बोल लेता हूँ। तो एनी अदर केस में यहाँ पे किस तरह से टैक्सेबिलिटी होगी ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एनी अदर में हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे बना लेते हैं इसके। एनी अदर की केस में भी फिर से हम यहाँ पे 2 पॉइंट बना लेते हैं। कौन से 2 पॉइंट होने वाले हैं यहाँ पे, देखिए अब पहला पॉइंट क्या हो रहा है, देखिए पहला पॉइंट है क्रेडिट कार्ड किसका है, कंपनी का है ना, क्रेडिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड बिलोंग्स टू कंपनी, मतलब ये कार्ड किसके नाम पे है, मिस्टर एक्स के नाम पे है। लेकिन कार्ड किसके पास है, कार्ड किसके पास है, मिस्टर राज के पास है। कार्ड किसका है, कंपनी का कार्ड है ना। तो यहाँ पे मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे बोल देता हूँ, यहाँ पे इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कंपनीज कार्ड ऐसा बोल देता हूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। राइट, कंपनी का कार्ड। अब कंपनी ने क्या कर दिया, मिस्टर एक्स के नाम पे कार्ड है, जैसे अपने पापा के नाम के ऊपर कार्ड होता है और आप लोग खर्चा करते हो उसमें से, कार्ड के ऊपर नाम किसका होता है, पापा जी का होता है, खर्चा कौन करता है, आप लोग करते हो। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स के नाम पे कार्ड है और मिस्टर एक्स ने मिस्टर राज को ये कार्ड दे दिया, बोला कि राज जा जी ले अपनी जिंदगी, जो भी खर्चा करना है उसमें से कर दे। अब क्रेडिट कार्ड का होता कैसे है, क्रेडिट कार्ड इसे नाम क्रेडिट कार्ड क्यों यहाँ पे मिल गया है, तो आप क्रेडिट कार्ड में आप बैलेंस ना होते हुए भी उससे सामान परचेस कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में वैसा नहीं होता है। डेबिट कार्ड में बेसिकली क्या होना पड़ता है, पहले आपके सेविंग अकाउंट में पैसा होना पड़ता है, मतलब आपको पहला पैसा बैंक पे जमा करना पड़ता है और फिर बाद में आप उसमें से वही पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड की केस में वैसा नहीं है, आप पहले खर्च करोगे और फिर बाद में पैसा बैंक को दे दोगे। आपने पोस्ट पेड और प्रीपेड
का नाम तो सुना ही होगा, जैसे कि प्रीपेड सिम कार्ड होता है अपना। प्रीपेड सिम कार्ड कैसे होता है? प्रीपेड सिम कार्ड में आप पहले रिचार्ज करवाते हो अपने मोबाइल को और फिर बाद में फोन पे बात करना शुरू करते हो या फिर इंटरनेट यूज करना शुरू करते हो। पोस्ट पेड में क्या होता है? एग्जैक्टली उसका उल्टा होता है। पोस्ट पेड में हो क्या रहा है? पोस्ट पेड हो रहा है कि आप पहले बातें कर रहे हो, पहले इंटरनेट यूज कर रहे हो, फिर बाद में आपके नाम का बिल आ रहा है। जितना भी आपने उसमें से मतलब इंटरनेट यूज किया, फोन पे बात किया, उसका एक बिल आ जाता है। तो क्रेडिट कार्ड सिमिलर टू द पोस्ट पेड कार्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है? आप पहले खर्चा कर रहे हो, फिर बाद में बिल आ रहा है। अब ये जो बिल आएगा, है ना, क्रेडिट कार्ड यूज किया, क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद क्या आने वाला है हमारे पास? उसका बिल आने वाला है। अब ये बिल का पैसा कौन देने वाला है? बिल का पैसा देने वाला है मिस्टर एक्स देने वाला है। लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज कौन करने वाला है? मिस्टर राज यूज करने वाला है। तो राज यूज करेगा और कंपनी इसका बिल भर देगी। अब हो सकता है इसमें दो सिचुएशन हो सकती है कि मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मिस्टर एक्स ने मिस्टर राज को क्रेडिट कार्ड दे दिया। मिस्टर राज ने वो क्रेडिट कार्ड यूज भी कर लिया। चलो मान लेते हैं किसी मंथ का एक्सपेंडिचर 50,000 हो गया, है ना, एक महीने का खर्चा हो गया 50,000। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी उसका बिल भर दे, है ना। कार्ड किसके नाम पे है? कंपनी के नाम पे कार्ड है। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी? इसका बिल पे कर देगी। बिल पे कर रही है, राइट, कंपनी ने बिल बिल पे कर दिया 50,000 रुपीज। लेकिन राज को बोला कि बेटा मिस्टर राज, तूने 50,000 रुपये खर्चा किया है, उसमें से तेरे पर्सनल खर्चे भी कुछ ना कुछ तो हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि तूने कितना भी खर्चा किया हो हम भर देंगे, लेकिन यहाँ पे तेरे को सिर्फ 10,000 देना है। 50,000 के बदले कितना देना है? 10,000 देना है। यहाँ पे राज से पूछा नहीं जा रहा है कि तूने ऑफिस के लिए कितना यूज किया, अपने खुद के खर्च के लिए कितना यूज किया, वो कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या बोला गया है कि बस तू 10,000 दे दे इस क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी का, बाकी का बिल हम देख लेंगे। तेरे से फिक्स अमाउंट लिया जा रहा है, राज से फिक्स अमाउंट लिया जा रहा है। अब ये अगर राज से ये फिक्स अमाउंट लिया जा रहा है 10,000, तो यहाँ पे राज का बेनिफिट कितना हो गया? राज का बेनिफिट यहाँ पे सिर्फ 40,000 हो गया। क्यों 40,000? क्योंकि भले उसने 50,000 का बिल कंपनी ने पे कर दिया होगा, फिर भी कंपनी ने राज से 10,000 रुपए तो लिया ना। तो 10,000 रुपए लेने की वजह से यहाँ पे राज का कितना हो गया? सिर्फ यहाँ पे बेनिफिट हो गया 40,000 रुपीज का बेनिफिट यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे राज की सैलरी में हम कितना पैसा ऐड करने वाले हैं? 40,000 रुपीज यहाँ पे एडेड टू द सैलरी। वैल्यू ऑफ परक्विजिट ये निकल के आ गए। तो पहली सिचुएशन क्या हो गई? कार्ड किसके नाम पे? कंपनी का कार्ड है। किसको यूज करने के लिए दिया है? राज को यूज करने के लिए दिया है। जब बिल आएगा तो बिल कौन पे करने वाला है? मिस्टर एक्स पे करने वाला है, कंपनी पे करने वाली है। और अगर कंपनी मिस्टर राज से कुछ पैसा ले रही है तो वो पैसा माइनस किया जाएगा और जितना भी बचा हुआ बेनिफिट है वो राज की सैलरी में ऐड किया जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि कंपनी राज से कोई पैसा नहीं ले रही है, कंपनी बोल रही है कि राज पूरा बिल हम भर देंगे। अब जबकि पूरा बिल कंपनी पे कर रही है, पूरा बिल कंपनी ही पे कर रही है, तो यहाँ पे माइनस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 50,000 यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे फर्स्ट केस में ये दो पॉइंट यहाँ पे कवर किए मैंने। अब दूसरी सिचुएशन यहाँ पे क्या हो रही है? दूसरी सिचुएशन यहाँ पे हो रही है, ये सेकेंड वाली सिचुएशन। मान लेते हैं कि कार्ड है किसके नाम पे है? एम्प्लॉय का कार्ड है। एम्प्लॉय का कार्ड है मतलब कार्ड मिस्टर राज के नाम के ऊपर है। अब मिस्टर राज के नाम के ऊपर ये कार्ड है, तो राज को बोला गया कि भाई तू अपना कार्ड यूज कर ले। देखिए क्या हो रहा है, बातें दोनों ही सेम ही हो रही है, सिर्फ कार्ड यहाँ पे किसका है? मिस्टर राज का ही कार्ड है। राज को बोला गया है कि राज तू अपने कार्ड से जितना पैसा उड़ाना चाहता है, जितना खर्च करना चाहता है, जहां जाना चाहता है जा, हम तेरे को पैसा लौटा देंगे, वापस कर देंगे। जितना भी तेरा बिल आ गया उतना पैसा तेरे को लौटा देंगे, है ना। तो यहाँ पे कार्ड राज के नाम पे है तो बिल किसके नाम पे आएगा? मिस्टर राज के नाम पे ही आएगा। अरे कार्ड अगर राज के नाम पे है तो बिल किसके नाम का फटेगा?
तो राज के ही नाम का फटेगा। तो यहाँ पे बिल आ गया, राज के घर पे बिल आ गया। मान लीजिए पोस्ट मास्टर आ गया, पोस्टमैन आ गया और राज को बिल देके चला गया, ये लो ये आपका बिल है ना, खर्चे करते वक्त बहुत मजा आया, अब ये बिल पे कर दो, जितना भी क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया। तो राज को बिल आ गया, से सपोज 50,000 बिल आ गया। कितना आ गया? 50,000 बिल आ गया। दो केस ले लेते हैं हम इसमें, 50,000 बिल आ गया। अब कंपनी को राज ने क्या, अब राज को तो वचन दिया था, कंपनी ने बोला था कि राज तू जितना भी खर्चा करना चाहता कर ले, और वो जो बिल है वो हमारे पास लेके आ, हम कुछ पैसा उसमें से दे देते। तो राज आज जैसा कि कंपनी ने वचन दिया है, कंपनी ने बोला वचन है, वचन ही शासन होता है, आपको तो पता ही है। तो वैसा ही है यहाँ पे। अब राज चला गया कंपनी के पास, कंपनी को बोला ये देखिए ये मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल है, आपने बोला था कि इसको पे कर दोगे। तो पहली सिचुएशन में क्या होगा, अगर पहली सिचुएशन में कंपनी ने राज को 50,000 के बदले पूरे 50,000 दे दिए, 50 के बदले पूरे 50,000 दे दिए। राज ने बिल पे किया था 50,000 रुपए, है ना, बिल पे किया, खुद के पैसों से बिल पे किया, और फिर कंपनी ने उसको कितना पैसा लौटा दिया, पूरे के पूरे 50,000 लौटा दिया। तो यहाँ पे राज का बेनिफिट कितना हो गया, पूरा का पूरा 50,000 का बेनिफिट हो गया। आपके पॉकेट में से कुछ गया ही नहीं, सिर्फ आपने क्या किया, सिर्फ आपने पहले दिया, फिर बाद में कंपनी ने आपका लौटा दिया, मतलब आपका कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा रीइम्बर्स करवा दिया। पैसा लौटाना उसे क्या बोलते हैं, रीइम्बर्स करवा दिया, बराबर। तो यहाँ पे हो क्या गया, आपका पूरा का पूरा यहाँ पे फायदा हो गया। तो यहाँ पे कितना टैक्सेबल हो जाएगा सर, पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे 50,000 यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने पूरा पैसा यहाँ पे लौटा दिया। अब सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, सेकंड सिचुएशन में ये हो सकता है कि कंपनी के पास राज चला गया और राज को बोला कि राज कंपनी को बोल रहा है कि ये देखिए मैंने ये 50,000 का बिल पे कर दिया है, आप मुझे कुछ तो पैसा देने वाले थे। कंपनी बोली तू कितना भी खर्चा करेगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तू 50,000 क्या तू 5 लाख भी खर्च कर सकता है, क्या हम सारे पैसे देने के लिए थोड़ी ना यहाँ पे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। तो हम सिर्फ इसमें से कितना देंगे, मान लीजिए सिर्फ हम 30,000 देंगे, हम कितना देंगे, सिर्फ 30,000 देंगे, बाकी का 20,000 का बिल तो तेरे को खुद से पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से उसको 50 में से कितने पैसे वापस मिल रहे हैं, सिर्फ 30,000 रुपए वापस मिल रही है। तो राज का यहाँ पे कितना बेनिफिट हो गया, सिर्फ 30,000 का बेनिफिट हो गया, क्योंकि बाकी के 20,000 तो मिस्टर राज ने अपने खुद के पॉकेट से ही दिया होगा। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ 30,000 अमाउंट यहाँ पे टैक्सेबल होने वाली है, राइट। तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन इस तरह से कैलकुलेशन होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्रेडिट कार्ड का, बहुत ही इजी यहाँ पे, चाहे किसी भी कोई भी परक्विजिट हो, आप किसी भी परक्विजिट को अगर अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए हमें परक्विजिट में क्या पकड़ना है, हमें परक्विजिट में सिर्फ इतनी बात पकड़नी है कि यार एम्प्लॉय का कुछ पर्सनल बेनिफिट हो रहा है। अगर एम्प्लॉय का कुछ पर्सनल बेनिफिट हो रहा है तो ही हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, यहाँ पे उसका जो बेनिफिट पर्सनल बेनिफिट है उसे कन्वर्ट करने वाले हैं और उसकी सैलरी में ऐड करने वाले हैं, राइट। तो ये कंपनी की सॉरी ये क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे फैसिलिटी हमारी खत्म हो गई। तो ये यहाँ पे परक्विजिट हो गई। तो सेम बातें यहाँ पे किया गया, if directly paid by the employer then the any amount incurred by the employer as reduced by the amount charged from the employee। मतलब जितना भी अमाउंट कंपनी ने खर्चा किया है उसमें से जितना भी एम्प्लॉय से लिया है वो माइनस किया जाएगा और बाकी का टैक्सेबल रहेगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे, ये यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बकवासी बातें मॉड्यूल में दी होती है। तो आप सिंपली ये वाला चार्ट भी अगर यहाँ पे ध्यान में दे दोगे, स्क्रीनशॉट निकाल लेना मैंने जो भी दिया था, है ना, या फिर हाँ, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट में क्या बोला था हमने, जब ये क्रेडिट कार्ड अगर पूरी तरह से ओनली एंड एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ओनली और एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, नील है। हम राज की सैलरी में कुछ ऐड करने वाले हैं क्या, नहीं, कुछ भी ऐड करने वाले नहीं है।
क्योंकि उसने वो सारा खर्चा कंपनी के लिए किया था। लेकिन लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? ये साबित भी तो करना पड़ेगा कि मिस्टर राज ने वो सारा खर्चा ऑफिस पर्पज के लिए किया था, है ना। वो सारा खर्चा ऑफिस पर्पज के लिए है, ये साबित भी तो करना पड़ेगा। किसको साबित करके दिखाना है सर? अरे भाई, इनकम टैक्स के लोगों को बताना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, साबित करना पड़ेगा। नहीं तो आप तो छूट जाओगे, है ना। आप तो बोलोगे कि मैंने ऑफिस पर्पज के लिए यूज किया था और ऐसा नहीं हुआ, तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या स्पेसिफाइड कंडीशन बोला गया है? स्पेसिफाइड कंडीशन टू बी fulfilled to claim that expenses have been incurred wholly and exclusively for office purpose। अगर ये एक्सपेंसेस ऑफिस पर्पज के लिए यूज हो रहा है तो यहाँ पे ये खर्चा एम्प्लॉयर क्लेम करेगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? क्योंकि, है ना, दोनों ही केस में उसका खर्चा है, दोनों ही केस में उसका खर्चा है ना। चाहे वो एम्प्लॉय को दे दे या फिर ऑफिस पर्पज के लिए यूज कर दे, एम्प्लॉयर का तो वो खर्चा ही है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में तो चला ही जाएगा, है ना। वो पढ़ने वाले हम पीजीबीपी में, वो बाद में बताता हूं मैं आपको, है ना। तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या बोले कि कंप्लीट डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर आर टू बी मेंटेन। आप उस सारे खर्चों के एक्सपेंडिचर मेंटेन करो। सर कैसे मेंटेन किया जाए? अरे बिल रहता है ना, जो भी खर्चा करोगे उसका बिल मिलता है ना। फर्जी बिल नहीं लाना, ओरिजिनल बिल होना चाहिए। वो बिल जो है वो बिल संभाल के रखना, और वो बिल में क्या नाम है या फिर खर्चा किस लिए किया गया है वो सब देखा जाएगा, है ना। तो वो सारे बिल आप आपकी फाइल में रिकॉर्ड करके रखो। अगर इनकम टैक्स वालों ने पूछा कि भाई सच में तुमने क्या ऑफिस पर्पज के लिए खर्चा किया था, तो वो बिल दिखा दो, तो बात क्लियर हो जाएगी। और बी केस में क्या बोला गया? एम्प्लॉयर ने सर्टिफिकेट देना चाहिए। किसको देना चाहिए? मिस्टर राज को देना चाहिए। किसने देना चाहिए? मिस्टर एक्स ने मिस्टर राज को सर्टिफिकेट देना चाहिए कि भाई राज, तूने जो सारा खर्चा किया था वो सिर्फ ऑफिस पर्पज के लिए किया था, किसी दूसरे पर्पज के लिए नहीं किया गया था। अगर ऐसा होगा तो ही मिस्टर राज की सैलरी में ये ऐड नहीं होगा, नहीं तो इनकम टैक्स वाले क्या कर देंगे? राज की सैलरी में ऐड कर देंगे। तो दो चीजें होना जरूरी है। क्या क्या होना जरूरी है? सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, और दूसरी बात एम्प्लॉयर मतलब मालिक ने सर्टिफिकेट देना चाहिए कि भाई इस बंदे ने जितना भी खर्चा किया है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पर्पज के लिए किया है, किसी दूसरी पर्पज के लिए नहीं किया गया। तो इसकी सैलरी में ये पैसा ऐड ना किया जाए। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला पॉइंट, स्पेसिफाइड कंडीशन वाला पॉइंट, आप थोड़ा सा इसको स्टार मार्क करके रख लीजिए। मतलब इसे हमें रटना नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफाइड कंडीशन वाला पॉइंट है, वो आगे भी आने वाला है। तो मैं जब भी बोलूंगा स्पेसिफाइड कंडीशन, तो यही स्पेसिफाइड कंडीशन वाला पॉइंट आगे भी यहाँ पे आपको होने वाला है ना। तो चलते हैं अगली परक्विजिट के ऊपर। बहुत ही आसान सी परक्विजिट है, क्लब एक्सपेंडिचर। अब आपको तो पता ही होगा क्लब मतलब क्या होता है ना। क्लब बोले तो आपके दिमाग में क्या आता है? स्पोर्ट्स क्लब हो गया, हेल्थ क्लब हो गया, या फिर अलग अलग क्लब होते जैसे कि बड़े बड़ी कंपनी में बड़े बड़े एम्प्लॉय होते, वो क्या बोलते हैं, वो पोलो वगैरह खेलते देखिए। मैंने तो कभी खेला नहीं है, शायद कोई खेलता होगा पोलो, या फिर उसे स्नूकर भी बोलते हैं, और कई सारे बड़े बड़े गेम स्पोर्ट्स होते हैं, और ये क्लब्स होते हैं। तो अब ये क्लब की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। आपको लग रहा होगा कि क्या सच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इतनी सारी फैसिलिटीज देता है? जी हाँ, देता है। लेकिन एम्प्लॉय को भी उस लेवल पे जाना पड़ता है ना। अगर आप सीएमए बनने के बाद तुरंत अगर ये फैसिलिटीज मांगोगे तो एम्प्लॉयर हकाल के देगा आपको कंपनी के बाहर। ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत बड़ा बनना पड़ेगा, कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनना पड़ेगा, और कंपनी ने आपको मतलब रखने के लिए, मतलब आप कंपनी छोड़ के ना जाए, इस वजह से कंपनी ये सारी फैसिलिटीज आपको दे रही है। मतलब ये बहुत बड़े बड़े एम्प्लॉयज होते हैं, बड़े बड़े मतलब जिनका दिमाग कंपनी को चाहिए, बहुत ज्यादा होशियार ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी कंपनी को जरूरत होती है। तो कंपनी इन्हें खुश रखने के लिए इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। आया ध्यान में? तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लब फैसिलिटी टू एम्प्लॉयज। अब क्लब मतलब इसमें सारे क्लब आ गए। डांस क्लब छोड़ दो, राम राम, मुझे पता नहीं है डांस क्लब होता है कि नहीं, लेकिन
हेल्थ क्लब ले लेते हैं, हम स्पोर्ट्स क्लब ले लेते हैं, जिम, योगा सेंटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी सारे क्लब है, क्लब को हम एक ही कैटेगरी में यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, कौन खर्चा कर रहा है? एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है। किसके ऊपर खर्चा कर रहा है? एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा कर रहा है। अब इतनी सारी महंगी महंगी क्लब्स है, इसकी फैसिलिटी एम्प्लॉय को मिल रही है, तो इनकम टैक्स को थोड़ी ना यहाँ पे जमने वाला है। इनकम टैक्स वाले बोलेंगे यार एम्प्लॉय तो बहुत बड़ी मजे कर रहा है, चलो इसको टैक्स लगाते हैं, है ना। इसका बेनिफिट हो रहा है, फ्री में सारी ये फैसिलिटी एंजॉय कर रहा है, हमको तो नहीं मिल रही है ये फैसिलिटी। अपने एम्प्लॉयर की तरफ से ये फ्री में फैसिलिटी जो मिल रही है ना, इसको इनकम टैक्स वालों ने बोला गया है कि भाई ये फैसिलिटीज हम इसको टैक्स लगाएंगे, क्योंकि आम आदमी के लिए अगर ये फैसिलिटी लेना चाहे तो इसके लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, और तेरा पैसा सेव हो रहा है, यहाँ पे फ्री में मिल रही फैसिलिटी। अब देखिए इसमें भी कितनी कुल मिलाकर के सिचुएशन दे दी है आपके मॉड्यूल में, कुल मिलाकर के 4 सिचुएशन दिए मैं, 1 2 3 और ये 4 दिया है। 4 में 2 पार्ट, जैसे कि क्रेडिट कार्ड में थे वैसे ही 2 पार्ट यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जल्दी से समझ लेते हैं। Where such expenses are incurred wholly and exclusively for office purpose and specified conditions are satisfied, वही सेम बात जो ऊपर थी। ऑफिस पर्पज के लिए भी कोई क्या क्लब यूज करता है, मुझे तो पता नहीं चला आज तक जिंदगी में कि भाई क्लब फैसिलिटी मतलब मैं योगा थोड़ी ना ऑफिस पर्पज के लिए कर सकता हूँ, जिम थोड़ी ना मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ, है ना। तो ये तो मुझे समझा नहीं कि भाई ऑफिस पर्पज के लिए क्लब कैसे यूज किया जाता है, लेकिन होगा भाई, बड़ी बड़ी कंपनीज में कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट रहेगी, इसीलिए ऑफिस पर्पज को रखा गया। तो ऑफिस पर्पज के लिए क्लब यूज कर रहा है, तो बोला गया है कि इसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप भी इसको हाईलाइट कर देना। ऑफिस पर्पज के लिए अगर क्लब यूज किया तो नो टैक्स। फिर बाद में सेकंड पॉइंट में बोला गया कि वेयर हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स एंड सिमिलर फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द एम्प्लॉयर। इस पॉइंट को यहाँ पे अंडरलाइन करना। दूसरी ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ये क्लब वाली फैसिलिटी को टैक्स नहीं लग रहा है, मतलब एम्प्लॉय को मिल रहा है लेकिन फिर भी टैक्स नहीं लगाएंगे, है ना। मिल रहा है क्या सर, एम्प्लॉय को मिल रहा है ना, है ना। कौन दे रहा है, किसको क्या दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉय को मिल भी रहा है फिर भी टैक्स नहीं है। कौन सी सिचुएशन में टैक्स नहीं है, ऑफिस पर्पज के लिए यूज किया तो टैक्स नहीं है। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट बोला गया है कि कंपनी सारे एम्प्लॉयज को बोल रही है कि भाई तुम सब लोग जाओ, क्लब में जाओ, जिम करो, योगा करो, जो भी स्पोर्ट्स करना है करो, लेकिन किसको देना चाहिए, सबको देना पड़ेगा। किनको देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा यूनिफॉर्मली, वो भी सबको समान देना पड़ेगा, यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज को अगर दिया गया है तो भी यहाँ पे नील है, तो भी यहाँ पे नील है। मतलब कंपनी चाहती है कि अपने एम्प्लॉय की हेल्थ जो है वो अच्छे से रहे। इसमें कंपनी का क्या रोल यहाँ पे दिखता है, कंपनी का ये रोल दिख रहा है, कंपनी का ये मतलब प्रिंसिपल बन रहा है यहाँ पे कि भाई हमारे एम्प्लॉय लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, तो हम सारे लोगों के लिए ये जिम जो है वो फ्री करवा देते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है, वेयर द एम्प्लॉयर हैज ऑब्टेन्ड कॉर्पोरेट मेंबरशिप of the club and the facilities enjoyed by the employee or any member of his household। अब क्या होता है कि किसी क्लब में, देखिए तीसरा पॉइंट को समझिए जरा, क्लब किसका है, किसी और का क्लब है। कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी खुद मेंबर बन गई उसका, है ना। क्लब की मेंबर कौन हो रही है, कंपनी। मैं यहाँ पे डायग्राम की तरह यहाँ पे समझाना चाहूंगा, ये आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है क्या आप लोगों को क्लब, ये आई होप आपको ये क्लब दिख रहा होगा, राइट। ये क्लब है, देखिए अब ये क्लब है, मान लीजिए इस क्लब का मालिक है मिस्टर अक्षय कुमार, है ना। अब कंपनी है कोई XYZ कंपनी है, ये XYZ कंपनी ने क्या कर लिया, इस क्लब की, ये XYZ कंपनी ने क्या कर लिया,
इस क्लब की कॉर्पोरेट मेंबरशिप ले ली। सर ये कॉर्पोरेट मेंबरशिप क्या होता है? ये कॉर्पोरेट मेंबरशिप, कॉर्पोरेट मेंबरशिप मतलब ये होता है कि कंपनी इस क्लब की मेंबरशिप ले रही है, मतलब ये बहुत बड़ी मेंबरशिप होती है। कॉर्पोरेट मेंबरशिप मतलब बहुत कॉस्टली होती है। मतलब ये XYZ कंपनी इस अक्षय कुमार के क्लब को क्या बोल रही है कि भाई हम, मेरी कंपनी जो है वो आपकी मेंबरशिप लेना चाहती है ना, और मेरे कंपनी का कोई भी यहाँ पे एम्प्लॉय आ गया तो आप उनसे पैसा नहीं लेने का। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। कंपनी क्लब की क्या ले रही है? मेंबरशिप ले रही है। उसमें क्या हो रहा है, कंपनी ने मेंबरशिप लेने की वजह से इस कंपनी में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, मैं इनको एम्प्लॉइज बोलता हूं। अब कंपनी मेंबरशिप क्यों लेगी? अपने एम्प्लॉइज के लिए लेगी ना, एम्प्लॉय के लोगों के लिए लेगी ना। तो कंपनी ने डायरेक्टली पैसा भर दिया। मान लीजिए 10 लाख रुपए की मेंबरशिप है साल की, 10 लाख रुपए कंपनी ने भर दिए और इस क्लब को बोल दिया कि भाई हमारे कंपनी से कोई भी बंदा आएगा हमारा कार्ड लेके, तो आप उनसे पैसा नहीं लेना, है ना, आप उनसे पैसा नहीं लेना, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी 10 लाख रुपए यहाँ पे पे किए। तो कंपनी का जो एम्प्लॉय है ना, इस कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो फ्री में जाके यहाँ पे एंजॉय कर सकता है क्लब की फैसिलिटी, एंजॉय कर सकता है, एंजॉय क्लब फैसिलिटी, राइट। इसे बोला जाता है कॉर्पोरेट मेंबरशिप, दूसरा कुछ नहीं है इसमें, राइट। तो ये हो गया कॉर्पोरेट मेंबरशिप। अब इस सिचुएशन में टैक्सेबिलिटी क्या बोली है ये हमें देखना है। तो यहाँ पे बोला गया अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर सच फैसिलिटी shall be taxable perquisite in the hands of all employees। सारे एम्प्लॉइज के हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आया कि पॉइंट नंबर 2 में और पॉइंट नंबर 3 में क्या फर्क हो गया, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में भी वही बोला है ना, सारे एम्प्लॉइज को फैसिलिटी दी जा रही है, और पॉइंट नंबर 3 में भी यही बोला गया है। सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या हो गया, यहाँ पे कॉर्पोरेट मेंबरशिप का ये वर्ड यहाँ पे एडिशन हो गया। तो हो सकता है यहाँ पे सेकंड वाली सिचुएशन में क्लब जो है वो कंपनी का खुद का क्लब है, ऐसा मान के चलेंगे, दैट्स व्हाई यहाँ पे नील कह गया। और पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला गया कि कंपनी ने किसी क्लब की कॉर्पोरेट मेंबरशिप ले ली तो सारे एम्प्लॉइज को यहाँ पे वो परक्विजिट टैक्सेबल की जाएगी। अब बोलेंगे कि सर टैक्स कैसे लगाएंगे, कंपनी ने तो 10 लाख रुपए दे दिया, तो यहाँ पे टैक्स लगाने की सिस्टम कैसे होगी सर, कैसे टैक्स लगाएंगे हम लोग? तो टैक्स कैसे लगाएंगे, देखिए एम्प्लॉय जा रहा है इस क्लब में, एम्प्लॉय इस क्लब में जा रहा है और फ्री में जा रहा है, एम्प्लॉय को कोई खर्चा नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर कोई दूसरा नॉर्मल बंदा यहाँ पे इस क्लब में जाता है तो साल के कितना खर्चा होता है, मान लीजिए साल का 12,000 रुपीज, है ना, 12,000 पर एनम इस क्लब का मेंबर होने के लिए देना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में उस एम्प्लॉय का कितना टैक्स लगाया जाएगा, या फिर उस एम्प्लॉय का कितना बेनिफिट सैलरी में ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली परक्विजिट में इन एम्प्लॉइज के सैलरी में 12,000 रुपीज ऐड किया जाएगा। वो कैसे निकाला सर, देखिए आपको फ्री में सर्विस मिल रही है, लेकिन हर आदमी को फ्री में मिल रही है क्या सर्विस? नहीं, उस क्लब में और भी बंदे होंगे जो पैसा देके आए होंगे, तो उनको कितना पैसा लगा, तो उनको जितना पैसा लगा वो पैसा जो होगा वो आप, है ना, आपका सैलरी में यहाँ पे ऐड किया जाएगा। जैसे कि नॉर्मल पर्सन को वहां पे जाने के लिए 12,000 रुपीज लगता है, तो यहाँ पे भी क्या बोला गया, 12,000 रुपीज ऐड किया जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये क्लब की फैसिलिटी हो गई। पॉइंट नंबर 3 हमने यहाँ पे कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे पहली वाली सिचुएशन क्या थी, अगर क्लब ऑफिस पर्पज के लिए यूज कर रहा है तो कोई टैक्स नहीं है। अगर ये फैसिलिटी सब लोगों के लिए कंपनी प्रोवाइड कर रही है, यूनिफॉर्मली अप्लाई कर रही है, मतलब कंपलसरी अप्लाई कर रही है, सारे एम्प्लॉइज यहाँ पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी टैक्स ट्रीटमेंट नील हो जाएगी। लेकिन कॉर्पोरेट मेंबरशिप ले लिया है क्लब का और ये फैसिलिटी एंजॉय कर रहे हैं एम्प्लॉय, या फिर एम्प्लॉय के किसी भी फैमिली मेंबर एंजॉय कर रहा है,
तो यहाँ पे अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर सच फैसिलिटी, कंपनी ने उस फैसिलिटी के लिए कितना पैसा खर्चा किया, वो पैसा यहाँ पे टैक्सेबल किया जाएगा। यहाँ पे इस तरह से टैक्सेबिलिटी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पे ऑब्टेन कॉर्पोरेट मेंबरशिप, ये वाले इस पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर दो। तो यहाँ पे अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर सच फैसिलिटी शैल बी टैक्सेबल एज अ परक्विजिट, ठीक है, जितना अमाउंट। बाकी इनिशियल फीस जो कॉर्पोरेट मेंबरशिप लेने के लिए जो फीस लगा होगा वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, राइट। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट यहाँ पे कवर होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होगा इसी में क्लब एक्सपेंडिचर का लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, रिवाइज कीजिए और अच्छे से समझ के लीजिए। और मुझे अगर नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, मैं आपको हर बात का यहाँ पे सॉल्यूशन देने के लिए बैठा हुआ हूँ, राइट। तो रुकते हैं आज के लिए, थैंक यू।